Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the new concept of grade 9th physics 1.6, that is measuring instruments. So let's get started. So last time हमने scientific notations और previous जो topics थे वो discuss किए थे. Measuring instruments आज discuss करने जा रहे हैं. Measuring instruments are used to measure the various physical quantities such as length, mass, time and volume. मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारी लाइफ के अंदर, जिसमें लेंथ आ जाती है, जिसमें मास आ जाता है, जिसमें टाइम और वॉल्यूम आ जाता है, और इनको मैयर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम इनको मैयर कर सकते हैं. Measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today. जो पुराने ज़माने के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो यूज़ किए जाते थे ताकि इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर किया जा सके, वो इतने रिलायबल भी नहीं थे और ना वो इतने एक्यूरेट थे, क्योंकि वो हमें रिज़ल्ट जो थे वो उतने एक्यूरेसी से नहीं दे सकते थे. और उनके रिज़ल्ट्स के अंदर जो थी वो किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मैयर करने के बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जब मैयर करते थे तो उसमें डिफरेंस आ जाता था. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम measuring devices used around 1300 AD were quite crude. तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम 1300 AD के अंदर यूज़ करते थे उसके पिछले ज़माने में यूज़ करते थे, उनमें एक सन डायल था, ठीक है, उसमें वाटर क्लॉक था जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और सन डायल को भी इसलिए ही यूज़ किया जाता था. वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे. ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज नाउ डेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट. और आपको आइडिया है कि आजकल के दौर के अंदर जो डिजिटल क्लॉक्स या वॉचेस हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको एक्यूरेसी के साथ जो है वो टाइम बताते हैं, इवन के वो सेकंड्स तक भी आपको बताते हैं. Here we shall describe some measuring instruments used in physics laboratory. हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स लैब के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ द मीटर रूल. मीटर रूल जो है वो आपने फिज़िक्स लैब में भी देखा होगा, आपने ख़ुद भी इस्तेमाल किया होगा मार्जिन्स लगाने के लिए, या आप ज्योमेट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं, और उसके साथ आप मीटर रूल को आपने जो कपड़े को मैयर करने के लिए शॉप पे भी यूज़ किया जाता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीटर रूल? अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन द फिगर 1.3. मीटर रूल जो है वो एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फिगर 1.3 में नज़र आ रहा है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू measure the distance between two points, then you have to use a meter rule. आप मीटर रूल को इस्तेमाल करेंगे किसी भी दो पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए. इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग. ये 1 मीटर लॉन्ग होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 100 इक्वल सेंटीमीटर्स के अंदर जो है वो डिवाइड होता है, और हर सेंटीमीटर जो है वो मज़ीद आगे 10 डिवीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड होता है, जिसको हम मिलीमीटर्स कहते हैं. अगर आप अपना स्केल देखें तो उसके ऊपर जो है वो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स की रीडिंग जो है वो नुमायाँ होती हैं. दिस 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल एंड इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट. और सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसको लीस्ट काउंट कहा जाता है. तो आप जो इस मीटर रूल से सबसे छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि सबसे छोटी डिवीजन जो होती है वो मिलीमीटर की ही होती है. ओके, सो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप मेजर करते हैं लेंथ के लिए या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, आई जो है वो आपकी वर्टिकली जो है वो अबव होनी चाहिए. आप देख सकते हैं फिगर 1.4 के अंदर ए और बी के अंदर, ए में आपकी जो रीडिंग का पोस्चर है वो बिल्कुल जो है वो सामने नहीं है, करेक्ट पोजीशन में नहीं है, तो इससे आपकी रीडिंग जो है वो इफेक्ट हो सकती है. ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें कि अगर आपका करेक्ट पोस्चर कौन सा होना चाहिए, तो वो बिल्कुल स्केल से आपकी आइज़ जो है वो अबव होनी चाहिए, तो आप जो है वो अपने रीडिंग को अच्छे तरीके से मैयर कर सकते हैं. द रीडिंग बिकम डाउटफुल इफ द आई इज़ पोजिशन आइदर टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ द रीडिंग पॉइंट. ऑब्वियसली अगर आप उसको लेफ़्ट से या राइट से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो डाउटफुल हो सकती है. ओके जी, द नेक्स्ट इज़ द मेजरिंग टेप. ये आपने मुख्तलिफ मैसन्स, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स के पास देखी होगी. तो ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है जिससे आप मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को, और ये फ्लेक्सिबल भी होती है. किसी भी मीटर किसी भी
मैयर करते हैं किसी भी डिस्टेंस को मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। और ये टेप जो है वो मुख्तलिफ ब्लैक स्मिथ्स के पास, कारपेंटर्स के पास होती है। और दिस टेप कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, और ये थिन होती है। और 10 मीटर या 20 मीटर या 50 मीटर या इवन 100 मीटर लॉन्ग भी आपको ये मेजरिंग टेप मिल जाती है देखने को। और मेजरिंग टेप जो होती है वो 20 सेंटीमीटर्स के अंदर और इंचेस के अंदर जो है वो मार्क होती है। इट मीन्स कि मेजरिंग टेप जो है उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो आपको इसमें सेंटीमीटर्स में जो है वो मिलेगा आपको, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर में नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मैयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्नियर कैलिपर। द एक्यूरेसी obtained in the measurement using the meter rule is up to 1 millimeter। आप 1 मिलीमीटर तक जो एक्यूरेसी है वो obtain कर सकते हैं मीटर रूल से, लेकिन उससे भी अगर आपने ज़्यादा एक्यूरेसी मैयर करनी है देन यू हैव टू यूज़ अ वर्नियर कैलिपर। एंड वर्नियर कैलिपर जो है वो आपको 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से बिलो भी आपको एक्यूरेसी जो है वो अबव जो है वो एक्यूरेसी वो दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर डायग्राम बनी हुई है वर्नियर कैलिपर विद जार्स क्लोज्ड। इसके दो जार्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ द फिक्स जार एंड द सेकंड वन इज़ द मूवेबल जार। और मूवेबल जार के ऊपर आपके पास वर्नियर स्केल होता है, यस, और जो मेन स्केल होता है वो आपके पास फिक्स जार के साथ अटैच होता है, ठीक है। Other instruments such as vernier caliper, a vernier caliper consists of two jaws as shown in the figure 1.6। One is the fixed jaw जो मैंने आपको बताया मेन स्केल के साथ होता है अटैच, और जो मेन स्केल है वो आपके सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स के अंदर मार्क होता है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। द आउटर जॉ इज़ द मूवेबल जॉ, और जो आउटर जॉ होता है वो मूवेबल जॉ होता है, और इसके ऊपर वर्नियर स्केल की डिवीजन्स होती हैं जो कि 10 होती हैं, आप देख सकते हैं। सच डैट ईच डिवीजन इज 0.9 mm, और हर डिवीजन जो है वो आपकी 0.9 mm की होगी, मिलीमीटर की होगी। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। जो आपका डिफरेंस होता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एक स्मॉल डिवीजन को मेन स्केल से वर्नियर स्केल के, तो आपको जो आंसर है वो 0.1 मिलीमीटर मिलता है। और यही जो है वो इसका लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू है जो हम किसी भी वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है, जिसमें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल है। अब स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल क्या है, 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल पे हमने अभी देखी है वो 10 डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर्स, तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं कि हम वर्किंग के प्रिंसिपल क्या है वर्नियर कैलिपर का, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम इसका एरर को रिमूव करते हैं। अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट उठाया है और आपको श्योर नहीं है कि इसमें एरर हो सकता है, तो आप उसको एरर को रिमूव करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, और इसको कहते हैं ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और ज़ीरो एरर तब आता है जब आपके वर्नियर स्केल के जो लाइन सेगमेंट होती है, जो ज़ीरो लाइन होती है, वो आपके मेन स्केल के ज़ीरो से जो है वो कंसाइड नहीं कर रही होती, देन यू कैन से दैट देयर विल बी अ ज़ीरो एरर इन दैट इंस्ट्रूमेंट। सच ए करेक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन, और ये अगर आपने सही कर ली तो इसे आप कहेंगे कि ज़ीरो करेक्शन जो है इंस्ट्रूमेंट की कर ली गई है। ज़ीरो करेक्शन जो है वो आइदर नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। ओके जी, अब बात करते हैं ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन की। तो अगर आपने ज़ीरो एरर को फाइंड करना है तो आप वर्नियर कैलिपर के जार्स जो हैं वो आपको जेंटली क्लोज करने पड़ेंगे। If the zero line of the vernier scale coincides with the zero of the main scale, then zero error is zero। अगर तो वो coincide कर जाता है, मिल जाता है वो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो, तो फिर आप कहेंगे कि ज़ीरो एरर वो नहीं है, एंड ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करेगा इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। तो फिर जो है आप कह सकते हैं कि अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा तो वो एरर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड। तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा अगर वर्नियर स्केल जो
वर्नियर स्केल जो है वो राइट साइड पे है ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल से, और नेगेटिव तब होगा अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे हो। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट इज टेकिंग रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो आप कैसे लेते हैं? आप सिंपली जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसको वर्नियर कैलिपर के जॉस के अंदर जो है वो प्लेस करके उसे जेंटली क्लोज करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो वैल्यूज़ जो है वो इसमें से जो है वो आप रीड कर सकते हैं। नोट द कंप्लीट डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल पास द वर्नियर स्केल जीरो इन अ टैबुलर फॉर्म। आपने क्या करना है कि जब तमाम डिवीजन्स जो हैं वो आपने कंप्लीट कर लें तो आप उनको टैबुलर फॉर्म में लिखें, और जो है मेन स्केल की जो डिवीजन्स जो हैं वो जब वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही होंगी तो आपने उसको रीड कर लेना है। उसके बाद आपने लीस्ट काउंट को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लीस्ट काउंट जो वो वैल्यू होगी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आप वर्नियर कैलिपर से हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपने उसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड करना है। तो इस तरह जो है वो आपको सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर का पता चल जाएगा, और अगर कोई ज़ीरो करेक्शन है तो उसको भी आपने ऐड करना है ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आ सके। और ये प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे, 3 ऑब्जर्वेशंस लेंगे ताकि आप उसका एवरेज अगर लें तो एवरेज में आपके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्यूरेट आए। तो दैट वाज अबाउट वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है वो अब डिजिटल भी आ गया है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसकी जो लीस्ट काउंट है वो स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के इक्वल हो गया है, दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। Okay, जी. So, our last instrument that we have to cover is screw gauge, measuring instruments में से। तो screw gauge जो है वो एक सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देने वाला और स्मॉल लेंस मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? A screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths with greater accuracy than a vernier caliper. तो स्क्रू गेज आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको स्मॉल लेंस को मेजर करने में हेल्प करता है वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्रू गेज होगा उसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम। इसके अंदर अगर आप पिक्चर में देखें, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको एक स्क्रू गेज नज़र आ रहा है जिसमें एक यू शेप्ड जो है वो आपको फ्रेम नज़र आ रहा है, मेटल फ्रेम जो स्टड और स्पिंडल के साथ जो है जिसके साथ वो अटैच है। सो अ हॉलो सिलेंडर स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल। आप देख सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर जो है उसके ऊपर मिलीमीटर जो है वो स्केल जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सेस। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इंडेक्स लाइन। ये जो पैरेलल है सर्कुलर स्केल से, परपेंडिकुलर है जो सर्कुलर स्केल से। ठीक है, द होलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। जी, होलो सिलेंडर आपको जो नज़र आ रहा है वो एक नट की तौर पर जो है वो काम कर रहा है यहाँ। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द यू शेप। तो ये जो है वो फिक्स है यू शेप के एंड के ऊपर। अ टिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। टिम्बल जो है ये आपको नज़र आ रहा है जिसको आप जो है वो रिवॉल्व करते हैं ताकि जो है वो स्पिंडल फॉरवर्ड मूव कर सके और ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो लग सके। तो जब आप टिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो जो स्पिंडल है वो 1 मिलीमीटर अलोंग द इंडेक्स लाइन फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। जब उसको कंप्लीट रोटेशन एक आएगी तो वो 1 मिलीमीटर जो है वो इंडेक्स लाइन से मजीद फॉरवर्ड मूव करेगा। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर। अब इसकी रीज़न क्या है कि जो कंसेक्टिव थ्रेड्स हैं या जो आपने मार्किंग की हुई है उनका डिस्टेंस जो है स्पिंडल के ऊपर वो 1 मिलीमीटर है। सो दैट इज़ द रीज़न कि वो 1 मिलीमीटर जो है इंडेक्स लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा फॉरवर्ड। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये पूछ लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहलाता है, स्पिंडल की कहलाता है। ओके जी, टिम्बल जो है उसको 100 डिवीजन्स के अंदर जो है वो हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड द टिम्बल, और आप देख सकते हैं 80 तक डिवीजन्स यहाँ है। इट इज़ अ सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। इसको आप सर्कुलर स्केल भी कहते हैं स्क्रू गेज का। एज टिम्बल कंप्लीट्स 1 रोटेशन, जैसे ही टिम्बल जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 100 डिवीजन्स जो हैं वो इंडेक्स लाइन से पास कर जाती हैं, क्योंकि इसके ऊपर 100 की मार्किंग है। आप फिगर में भी देख सकते हैं। सो 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन एंड टिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर along the main scale। इसका ये मतलब है कि 100
1 मिलीमीटर जो है उसको मज़ीद 100 डिवीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है. Thus each division of the circular scale crossing the index line moves the thimble through 1 over 100 millimeter that will be equal to 0.01 millimeter. इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं मेन स्केल से, स्क्रू गेज से. लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का है वो बताया गया है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. तो हमें पता है इसकी पिच कितनी है और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स कितनी है. पिच इसकी 1 मिलीमीटर और सर्कुलर डिवीजन जो है 100 है. सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 0.01 मिलीमीटर, जिसको आप अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो डेट विल बी इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर, और ये कहलाएगा इसका लीस्ट काउंट. ठीक है. नेक्स्ट है जी वर्किंग. हम कैसे वर्किंग करते हैं स्क्रू गेज की. तो पहला स्टेप वही है जो वर्नियर कैलिपर में था कि जीरो एरर फाइंड आउट अप करेंगे. तो जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए आप जो है क्लोज करेंगे स्पिंडल को स्टड के साथ, और अगर रेचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे. ठीक है. और अगर तो सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर जाता है इंडेक्स लाइन से और ज़ीरो एरर जो है फिर वो ज़ीरो होगा. आप देख सकते हैं ए फिगर नंबर ए में, लाइक दिस फिगर, जिसमें ए जो है स्पिंडल का जो है वो ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ ज़ीरो एरर जो है वो नहीं होगा. और अगर ज़ीरो जो है वो तब पॉजिटिव होगा ज़ीरो एरर अगर सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो बिहाइंड हो इंडेक्स लाइन, उसके पीछे हो, तो फिर पॉजिटिव होगा. इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर ऑफ डिवीजन को सर्कुलर स्केल की जो पास नहीं की जिसने इंडेक्स लाइन को. किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको? लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्रू गेज के, ताकि हमें ज़ीरो एरर जो है वो मिल जाए. और इसी तरह अगर आप नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ज़ीरो एरर तब होगा जब सर्कुलर स्केल जो है वो क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स लाइन को, तब नेगेटिव होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं. इस केस के अंदर भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स को जो सर्कुलर स्केल पे हैं और जो पास कर चुकी है इंडेक्स लाइन से, और उसको हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें नेगेटिव ज़ीरो एरर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा. ओके जी. नेक्स्ट जो है वो आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया होगा स्क्रू गेज के बारे में. ओके, दैट्स इट फॉर द डे. आपको आज मीटर रूल के बारे में आइडिया हुआ, आज आपको स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के बारे में आइडिया हुआ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.